Hello, welcome to my accounting class. Today's topic is partnership, accounting for partnership firm, and fundamentals. In this class, we are going to teach you the fundamentals based on the theory which were taught in the previous videos in the previous class. Now, today's we are going to solve question number 1 of P.S. Grewal new edition and question number 2 of the same book and same edition. Now, first of all, we are going to solve question number 1 with a concept. What is it here? Some matters have been written here. These are some matters from point A to G. And they are saying that in the partnership form, the partners forgot to make the agreement, to make the partnership deed. It means there is an absence of the partnership deed in the partnership form. And there are some issues, some matters which have raised in the between the partners. So what will be the solution of these while preparing the books of accounts, while distributing the profits among the partners? What is the solution? Now we are going to give the solution on the basis of concept. In the absence of partnership deed, if any partner wants salary, the salary shall not be given to the partner because of the provisions of the Partnership Act 1932. No partner will be allowed salaries, interest, etc. if there is no agreement. Matters या issues जो आपके कुछ आए हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाता है. और ये लास्ट वीडियो में बताए थे कि प्रोविजंस कहते हैं यदि सैलरी मांग रहा है कोई पार्टनर तो सैलरी नहीं दी जाएगी, तो आप इसमें आएगा नील या नो सैलरी, नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के ये भी कहते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, नो. ठीक है. फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. देखिए एग्रीमेंट तो था नहीं, फिर भी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया. आज वो पार्टनर इंटरेस्ट चाहता है या फर्म देना चाहती है पार्टनर, तो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के कहते हैं कि ठीक है, एग्रीमेंट यदि नहीं भी था तो भी 6% पर एनम से 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा. 6% पर एनम से, और ये कंपलसरी है. और ये 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पर जो फर्म दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. फिर आगे कहते हैं यदि इन एब्सेंस की पार्टनरशिप डील ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, नहीं मेंशन था, तो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. इक्वल प्रॉफिट. ठीक है. अब एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग छूट गया कि पार्टनर्स ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया या कुछ प्रॉपर्टी ले गए और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहती है, तो नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन देयर ड्राइंग्स, नो. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और पार्टनर्स. देखिए यदि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सिंपली लिखा हुआ है क्लियर, तो भी 6%, सेंस एक ही है, 6% पर एनम देना है. यहां सिंपल लिखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर, ठीक है, दे देंगे इंटरेस्ट, फर्म दे देगी 6%, देना ही है. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये भी एक ही बात है,
सेम मीनिंग हो गया, ठीक है 6% पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, लोन टू यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। फर्म चाहती है कि पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाए, फर्म चाहती है कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, कि पार्टनर इंटरेस्ट ला कर दे। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इन दिस केस, नो। अब आप देख सकते हैं केवल दो चीजों को अलाउ कर रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो पार्टनरशिप एक्ट। एक तो ये डिवीजन फॉर प्रॉफिट के बारे में बात करता है वो, और दूसरा इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा हर चीज को वो नो कह देता है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर के लोन पर, और ना ही सैलरी, ना कमीशन, ना रेम्युनरेशन, ना कुछ। ओनली टू थिंग्स शैल बी अलाउड इन 6% इंटरेस्ट एट द रेट per annum, according to per annum on the loan given by the partner to the firm. Second, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि लास्ट वीडियोस के बेस पर है, लास्ट वीडियोस में कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एस ग्रेवाल। इन द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन देयर आर 3 पार्टनर्स, पार्टनर P, Q and R. State who is correct in each cases. पार्टनर्स हैं कुछ, और 3 पार्टनर्स हैं, कुछ केसेस हैं, और अलग अलग केसेस में सबकी अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि किस ओपिनियन में कौन सा पार्टनर सही है, किस केस में क्या सॉल्यूशन लिया जाएगा। फर्स्ट केस, P used 20,000 rupees of the firm and earned profit ... In short, I have written the question. Now I am explaining the question. What was the case actually? केस क्या था एक्चुअली में, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है डॉट्स में। P ने यूज किए ₹20,000 फर्म के, और अर्न किया एक प्रॉफिट। एक्चुअली क्या हुआ, P एक पार्टनर है, उसे कहीं कुछ केस नजर आया होगा, ठीक है, कुछ कैसे कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और कहीं से प्रॉफिट आ जाएगा। P आया और फर्म के 20,000 रुपीज गया, ले गया, और कहीं भी कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, कैसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कैसी भी, और वहां से एक प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो सोच रहा है कि ठीक है, बिजनेस में 20,000 रुपीज वापस कर दूं और प्रॉफिट को अपने पास रख लूं, क्योंकि उसकी पर्सनल एक्टिविटी थी, बिजनेस से हटके। P कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला रहा, और Q आप चाहते हैं कि उस प्रॉफिट को P बिजनेस के अंदर लाए। तो अब कौन करेक्ट है? P करेक्ट है कि वो नहीं लाना चाहता, क्योंकि बिजनेस से अलग एक्टिविटी थी, उसकी पर्सनल एक्टिविटी थी, कहीं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, अलग मतलब फर्म से बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी। Q और वो कह रहे हैं कि नहीं, पैसा तो फर्म का ही था, इसलिए प्रॉफिट लेकर आओ। इस तरीके के केसेस के आंसर देने के लिए आपको लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरीके के केसेस आते हैं, तो डिसीजन फर्म के बेनिफिट्स के हिसाब से लिया जाता है। फर्म के बेनिफिट्स, तो फर्म का बेनिफिट कहाँ है कि P उस प्रॉफिट को फर्म में लेकर आएगा। और वैसे भी प्रोविजंस में कहा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के कि यदि कोई भी पार्टनर फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके कोई बेनिफिट अर्न करता है, तो उसको वो बेनिफिट फर्म में लाना पड़ेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको बेनिफिट, ठीक है। तो P गलत है, Q R सही है। तो करेक्ट पूछा, हुज करेक्ट? Q and R आर करेक्ट, Q and R बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट केस क्या कहता है? अब Q ने यूज कर लिया फर्म के 55,000 रुपीज और एक लॉस हो गया। अब क्यों कहता है कि नहीं यार, इस लॉस को फर्म बियर कर ले, और यहाँ पर P और R मना कर रही हैं। तो अभी मैंने बताया था कि आपको फर्म के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस में ये तो कहा है कि यदि कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करता है, यदि कोई प्रॉफिट हुआ तो फर्म में लाए। लॉस के बारे में वो साइलेंट रह गए हैं, डिटेल में नहीं गए हैं वो ज़्यादा अभी आपके 12th स्टैंडर्ड तक। तो यदि कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर पर्सनली बियर करेगा। आई रिपीट अगेन,
देखो पहले वाले केस में 20,000 रुपीज वाला पी ने यूज करे और 4,000 का प्रॉफिट हुआ, पी को 24,000 रुपीज लाने पड़ेंगे फॉर्म में। सेकंड केस, क्यू 5,000 रुपीज फॉर्म पे ले गया, 1,000 का लॉस हुआ, अब कह रहा है यार 1,000 का तो लॉस हो गया, मैं 4,000 ला दूं, नहीं, पूरे 5,000 ही रिटर्न करने हैं फर्म को। तो यहाँ क्यू गलत है कि फर्म लॉस क्लियर कर ले, नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, P and Q want to purchase goods from A Limited। देखिए यहाँ ये केस हो गए फर्म के बेनिफिट से रिलेटेड, जहां पर इस तरीके के केस में आप फर्म का बेनिफिट देखेंगे, जहां किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी का यूज किया, प्रॉफिट हुआ तो लाएगा, लॉस हुआ तो फर्म बियर नहीं करेगी। फर्म के बेनिफिट के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मेजॉरिटी के बेस पर आंसर देना है। मेजॉरिटी कि मेजॉरिटी किसकी है, यानी 50% से ज्यादा पार्टनर्स ने यदि किसी काम को कह दिया हाँ ये होना चाहिए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये किस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, बिजनेस को स्मूथली या नॉर्मली ऑपरेट करने से रिलेटेड, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कोई डिसीजन हो, छोटे मोटे फंक्शंस हो बिजनेस के, वो मेजॉरिटी के बेस पर डिसीजन लिए जाएंगे। और किस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे, फर्म के बेनिफिट पर, फर्म्स बेनिफिट। फर्म्स बेनिफिट्स। अब इसकी बात करते हैं, है क्या केस, P और Q इस फर्म के अंदर wants to purchase goods from A Limited, R does not agree। P को कह रहे हैं कि R A Limited से परचेज कर लो गुड्स, और एक पार्टनर मना कर रहा है। देखिए 3 पार्टनर्स, 2 कह रहे हैं हाँ परचेज कर लो, एक मना कर रहा है, तो मेजॉरिटी कहाँ गई, 2 पार्टनर्स के बीच में। इसी तरीके से यदि आपके 5 पार्टनर्स होते, 2 कहते नहीं और 3 कहते हाँ, तो हाँ। 10 पार्टनर होते, 5 कहते हाँ, 5 कहते नहीं, तो डिस्प्यूट बनता रहेगा, और ज्यादा देर तक डिस्प्यूट चला तो पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। हाँ, यदि 10 पार्टनर है, 6 कह रहे हाँ तो हाँ है, 6 कहते ना तो ना, मींस मेजॉरिटी के बेस पर जनरली इस तरीके के बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड डिसीजंस ले लिए जाते हैं। P and Q wants to purchase the goods from A Limited, now they can purchase, they are correct। R मना करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं जो जनरली डिसीजन लेते हैं, जो ज़्यादा लोग कहेंगे वो शायद ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। किसी चीज़ को ज़्यादा लोग कह रहे हैं ये सही है तो वही सही होना चाहिए, may not be always but it should be। Next, Q and R wants to admit C। देखिए कल हमने क्लास में पढ़ाया था कि इस तरीके के जो डिसीजंस होंगे वो प्रोविजंस के बेस पर होंगे, प्रोविजंस के बेस पर, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है। और मैं आपको शॉर्ट में एक हिंट देता हूं, प्रोविजंस भी छोड़ो, आप रिलेशनशिप को ध्यान रखना। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप चेंज हो रही है इस तरीके के क्वेश्चन से, तो वो डिसीजन ना तो कोई एक पार्टनर लेगा, ना 2, ना ही मेजॉरिटी में, वो सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से होंगे, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यदि कोई रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रोविजंस क्या कहते हैं, यदि किसी नए पार्टनर का एडमिशन है और आपने पार्टनरशिप डील में मेंशन नहीं किया था कि वो एडमिशन कैसे होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से ही एडमिशन दिया जाएगा। केस क्या है, Q and R want to admit C as partner। 2 पार्टनर, 3 पार्टनर है आपके, P Q R। Q R कहते हैं कि C को एक नए पार्टनर के तरीके से बुला दो, तो जबकि P मना कर रहा है, P does not agree, कह रहा है नहीं यार। 3 पार्टनर हैं, 2 कह रहे हैं हाँ, 1 कह रहा है ना, इसको भी छोड़ो। 10 पार्टनर है, 9 कह रहे हैं पार्टनर बना लो, 1 अकेला मना कर रहा है, तो पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, रिलेशनशिप पर चेंज आ जाएगा। और ऐसे डिसीजंस आप मेजॉरिटी के बेस पर नहीं लेंगे, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के बेस पर लेंगे। म्यूचुअल कंसेंट मींस सहमति, यानी 10 के 10 पार्टनर जब कह देंगे हाँ तो हाँ है, और यदि एक भी मना कर रहा है तो ना है, ठीक है।
और ये चीज कहाँ मेंशन की गई है? प्रोविजंस में, पार्टनरशिप एक्ट के। अब कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि सर 10 लोग हैं और पार्टनरशिप डीड में था कि यदि 6 हाँ कर देंगे तो हाँ है। हाँ, यदि डीड में है तो वैसे ही है, डीड में जैसे मेंशन है आपको डीड के हिसाब से चलना है। ये तो अप्लाई जब करना है जो डीड में नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है, तब अप्लाई करना है। इसमें सभी की कंसेंट होनी चाहिए, तभी नया पार्टनर आएगा। ठीक है। और यदि पार्टनरशिप डीड में था कि 20 पार्टनर है और कोई एक भी हाँ कह दे तो आ जाए, भैया फिर आपको डीड को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डीड भी तैयार कब हुई थी? जब सभी की कंसेंट थी। नेक्स्ट, आर एडवांस। आर एडवांस मींस आर ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को और अब डिमांड करता है, नाउ डिमांड्स फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। आर ने लोन दिया फर्म को और अब डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है कि 10% इंटरेस्ट मिल जाए। आर को 10% इंटरेस्ट मिल जाए लोन पर, और ये दोनों मना कर रहे हैं। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू गिव एनी इंटरेस्ट, कह रहे हैं हमको इंटरेस्ट नहीं देंगे। कौन सही है? Who is correct? R और P and Q both? No one is correct, क्योंकि प्रोविजंस क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं कि यदि इंटरेस्ट लोन पर देना है पार्टनर के तो, और कोई डीड नहीं है तो 6% पर एनम से। आज यदि 10% की डिमांड कर रहा है, नहीं मिलेगा 10%, उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। I hope that you have liked the video. Give a thumbs up to like the video, subscribe the channel so that whenever I make the new video and upload it to the YouTube channel, it may reach to you first and you may have the first mover advantage of watching this video. Thanks. Have a nice day.